ओम कल्याण मार्ग का पथिक 17वां भाग। इलाहाबाद कॉलेज में एक वर्ष संवत 1935 विक्रमी। ऊपर लिखी अवस्था हो चुकी थी। पहले पिताजी ने मोहवश जाने न दिया और अब मैं हिलना नहीं चाहता। राय साहब की एक फिटन नित्य सवारी के लिए हाजिर। नाच रंग बिना कोई सप्ताह खाली न जाता और फिर पिताजी के मातहत पांचों थानों पर हुकूमत। ऐसा चढ़ा हुआ नशा मुश्किल से उतरता है। गुसाई जी ने सच कहा है, अस नर को उपजो जग माही, प्रभुता पाय जाही मद नाही। दिसंबर ऐसे बीता। संवत 1935 विक्रमी का पौष मास आ पहुंचा। मैंने काशी में निचली श्रेणी के साथ पढ़ने में संकोच किया। इलाहाबाद अर्थात प्रयाग को प्रस्थान कर दिया। पिताजी ने वहां के कोर्ट इंस्पेक्टर मुंशी भैरव दयाल के नाम पत्र दिया था। वह कटरा में रहते थे। मुझे भी उसी शहर से अलग मोहल्ले में स्थान किराए पर ले दिया और मैं इलाहाबाद कॉलेज, म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में दाखिल हो गया। उस समय कॉलेज का अपना भवन न था। एक कोठी में कॉलेज लगता था जिसे लाउदर कासल कहते थे। अब वो कोठी अहाते सहित महाराजा दरभंगा ने खरीदी हुई है। मैं म्योर कॉलेज में दाखिल हो गया। फिर जीवन में परिवर्तन आ गया। मद्यपान से एकदम मुक्त हो गया। नियम पूर्वक पढ़ाई शुरू हो गई। मैं कॉलेज की द्वितीय वर्षीय कक्षा में फिर सम्मिलित हुआ। अंग्रेजी प्रिंसिपल हैरिसन पढ़ाते थे। गणित के अध्यापक प्रोफेसर बू फ्लावर थे, जिनकी निजाकत की धूम थी। उनका रेशमी रुमाल लेवेंडर की सुगंध से पूरित रहता था। प्रोफेसर हिल रसायन अर्थात केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उन्होंने संयुक्त प्रांत में पहला रसक्रिया भवन खोला था। फारसी के प्रोफेसर मौलवी जकाउल्ला दिल्ली वाले थे और संस्कृत के पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य, जो पीछे हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हो गए थे। उपाध्याय मंडल बड़ा उत्तम था। 6 महीनों तक जीवन समावस्था में चला। वागवर्धिनी सभा में भी विशेष भाग लिया। प्रत्येक सप्ताह किसी विषय पर एक भाई निबंध पढ़ता और शेष विद्यार्थी विवाद में भाग लेते। मिस्टर सैयद महमूद और पंडित अयोध्यानाथ के बड़े विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान भी अपनी सभा में कराए। प्रोफेसर हिल मुझसे विशेषतः प्रसन्न थे, क्योंकि मैं न केवल रसायन की क्रिया प्रयोग में ही कॉलेज के समय के पीछे उनका सेवक रहता, प्रत्युत कंकड़ालोजी में भी उनका साथ देता। मेरे पाठक पूछेंगे कि और ओलॉजियां तो बहुत सुनी है, यह कंकड़ालोजी क्या भला है? मैं बतलाए देता हूँ। प्रोफेसर हिल छुट्टियों में चुनार आदि पहाड़ों में जाते और विविध प्रकार के पत्थर कंकर जमा करते और सबके जुदे जुदे गुण लिखकर एक अलमारी में रख जाते। मैंने भी अपने भाई मूलराज जी थानेदार कौन जिला मुर्जापुर को लिखकर कई प्रकार के पत्थर मंगाए थे। उन्हें प्राप्त करके मेरे विद्याप्रिय प्रोफेसर मुझ पर बड़े प्रसन्न थे और रसक्रिया भवन का एक सहायक मैं भी समझा जाता था। अपने अधिकार का लाभ अपने मित्रों को भी पहुंचाया करता। सोडा वाटर भरने की छोटी मशीन तजुर्बे दिखाने के लिए मंगाई गई थी। हिल साहब के आने से पहले कई बार सोडा वाटर खींचकर मित्रों को पिलाया। इस प्रकार सारा समय विद्या का चर्चा में ही व्यतीत होता था। प्रताप चंद्र मौजूमदार आए, अन्य व्याख्याता आए। कोई भी व्याख्यान सुने बिना न छोड़ा। पढ़ाई भली प्रकार चली। गर्मियों की छुट्टी होते ही बरेली को चल दिया।
मार्ग में कानपुर उतरकर ऊंट गाड़ी में बैठकर हमीरपुर पहुंचा। उस जिले के एक थाने में भाई आत्माराम थानेदार थे। घोड़े की सवारी ले वहां पहुंचा और 5-6 दिन उनके पास काटकर फिर कानपुर लौट आया। कानपुर से लखनऊ और फिर वहां से बरेली पहुंचकर 1.5 महीना पिताजी के पास काटा। इस बार अंग्रेजी के मनोविज्ञान शास्त्र अर्थात मेंटल फिलॉसफी का स्वाध्याय शुरू किया था और कुछ आरंभिक पुस्तकें साथ ले गया था। कॉलेज में रसायन के साथ न्याय का विचित्र मेल था, इसलिए लॉजिक को सार्थ करने के लिए मनोविज्ञान का उसके साथ मेल कर दिया। बरेली में इस बार मद्यप तथा नाच रंग के प्रेमी मित्रों से अधिकतर किनारा ही था। प्रातः भ्रमणार्थ पैदल जाकर 6 व 7 मील का चक्कर लगा आता और सायंकाल को अपनी वैगनट गाड़ी में छावनी की ओर हवा खाने जाता। पिताजी ने अपने लिए बरेली कार्ट और परिवार के लिए वैगनट बनवा ली थी। वैगनट में जो मुश्कन घोड़ी जुतती थी वो बड़ी जबरदस्त थी। 9 सवारियां बैठा और एक साइज पीछे खड़ा करके मैं अपनी गाड़ी कई बार तेज जोड़ियों से भी आगे निकाल ले जाता। एक बार बग्गियों की दौड़ में भी मुश्कन ने इनाम लिया था। वैगनट का नाम मैंने कुलब बसीटन रख छोड़ा था, क्योंकि कई बार जब परिवार के 7 व 8 प्राणी विद्यमान थे उन सबको चढ़ाकर हवा खिलाई थी। छुट्टियां समाप्त करके मैं प्रयाग लौटा। फिर पढ़ाई चल पड़ी, परंतु मैं मनोविज्ञान की पुस्तकों में ऐसा निमग्न हुआ कि परीक्षा की तैयारी की सुध भी भुला दी। परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली थी। नवंबर आ पहुंचा और मैं अभी अन्य उधेड़-बुन में लिप्त था। उससे कैसे छुटकारा पाकर मैं परीक्षा की तैयारी में लगा, इसकी कहानी शिक्षादायिनी है। अहिंसा का प्रबल विजय। मैं बतला चुका हूं कि मैं विचित्र नास्तिक था जो योगाभ्यास और उसके विभूतियों पर विश्वास रखने वाला था और साथ ही हठ प्रक्रियाओं का प्रयोग भी करता था। बरेली में और वहां से लौटकर प्रयाग में कुछ विशेष परिश्रम किया, परंतु कुपथ के कारण बीमार हो गया। मैंने सुना कि त्रिवेणी पार झूसी के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जिनके वश में एक शेर है। दिन को अंतर्धान रहते हैं, केवल रात को उनके दर्शन हो सकते हैं। मैं अपने मित्र बुद्धसेन तिवारी सहित, जिनको मेरी संगत ने ही योग की ओर झुकाया था, सिदोसी भोजन से निवृत्त होकर शाम को पार उतर गया। इधर उधर घूमते हुए 10 बजे आश्रम के समीप पहुंचे। एक वृद्ध केवल कोपिनधारी महात्मा को समाधिस्थ मैदान में बैठे देखा। 3 बजे तक न उनकी समाधि खुली और न हमारी आंख झपकी। 3 बजे के लगभग शेर की गरज सुनाई दी। फिर वह सीधा महात्मा की ओर आता दिखाई दिया। समीप पहुंचने पर उनके पैर चाटने लगा। महात्मा ने आंखें खोली, शेर के सिर पर प्यार का हाथ फेरा और कहा, बच्चा आ गया? अच्छा, अब चला जा। शेर ने सिर चरणों में रख दिया और उठकर जंगल की राह ली। उसी समय हम दोनों ने पैर छूकर महात्मा को प्रणाम किया और इस अद्वितीय विभूति पर आश्चर्य प्रकट किया। महात्मा का उत्तर कभी नहीं भूलता, यह कोई विभूति नहीं है बच्चा, इस शेर के किसी शिकारी ने गोली मारी थी। इसके पैर में ऐसा घाव लगा कि यह चल नहीं सकता था और व्याकुलता से हृदय वेदक शब्द कर रहा था। शायद प्यासा था। मैंने लाकर पानी पिलाया और जंगल से अपनी जानी हुई एक बूटी लाया और रगड़कर इसके पैर में लगाई। घाव अच्छा होने लगा। जब तक मैं दवाई लगाता रहता, यह नित्य मेरे पैर को चाटता रहता। जब सर्वथा निरोग हो गया, तब भी इसका व्यसन नहीं छूटा। नित्य मेरी उपासना के समाप्ति पर आ जाता है। सुनो बच्चा, अहिंसा का अभ्यास और सेवा व्यर्थ नहीं जाती।
हम पर जो प्रभाव पड़ा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने अपने साधनों और बीमारी की कहानी सुनाई। महात्मा ने बतलाया कि हठयोग की क्रियाएं शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं और कैवल्य के मार्ग से विमुख कर देती हैं। तुम राजयोग का अभ्यास करो और इनको छोड़ दो। बीमारी के दूर करने को उन्होंने ब्राह्मी बूटी का एक विशेष सेवन बतलाया। उन्हें मालूम हो गया कि मेरी परीक्षा समीप है और इसलिए आज्ञा दी कि जब मैं परीक्षा से निवृत्त होकर उनकी सेवा में उपस्थित होऊंगा तब वह मुझे राजयोग का उपदेश करेंगे। परीक्षा का परिणाम। परीक्षा आरंभ होने में पूरा 1 महीना बाकी था। फिर एंट्रेंस वाला प्रयोग दोहराया गया। इस बार 1 घंटे पहले भी पढ़ना न छोड़ा। व्यायाम बंद हो गया था। रात को 3 घंटों से अधिक नींद नहीं लेता था। तबीयत गिरी हुई सी रहने लगी। पहले 3 दिनों के पर्चे बहुत अच्छे किए। अंग्रेजी, फारसी, गणित में उत्तम परिणाम निकलने की आशा हुई। तीसरी रात प्रत्यक्ष ज्वर हो गया। प्रातः उसे दबा और स्नान भोजन करके फिर परीक्षा भवन को चल दिया। प्रातः लॉजिक अर्थात न्याय का प्रश्न पत्र मिला। 9 में से 5 प्रश्नों के ही उत्तर लिखे थे कि ज्वर जोर कर आया। आंखें बंद हो चली। मैं उठकर रसक्रिया भवन के बरामदे में बेंच पर जा लेटा। प्रोफेसर हिल ने देखा तो ले जाकर पुस्तकालय के मेज पर डाल दिया। डॉक्टर को बुलाकर यत्न कराया कि मैं कैसी प्रकार रसायन का पर्चा कर सकूं, परंतु मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। मुझे सरसाम हो गया। 4 बजे हिल साहब की बग्गी में मैं डेरे पर लाया गया। मुंशी भैरव दयाल जी से इलाज कराया। तीसरे दिन ज्वर उतरा और मैं निर्बल अवस्था में ही बरेली को चल दिया। महात्मा से राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने का मामला बीच में ही रह गया। परिणाम जब निकला तो प्रथम 3 विषयों में 70% तक लब्धांक निकले। न्याय के 50 में से 25 और रसायन में 0। इन दोनों में इकट्ठे उत्तीर्ण होना चाहिए था। यदि रसायन के 50 में से 8 भी मिल जाते तो एफए में पास हो जाता। हिल साहब ने यूनिवर्सिटी के साथ पत्र व्यवहार भी किया, परंतु हो कुछ नहीं सकता था। बरेली में घोर अंधार का जीवन। प्रयाग का 1 वर्ष मेरे लिए कलयुग में त्रेता की लड़ी के समान बीत गया। जनवरी 1979 में फिर अच्छा स्वास्थ्य लेकर प्रवेश किया, परंतु परीक्षा की अकृत कार्यता का गम गलत करने के लिए शराब के प्याले में उसे बहाने की कोशिश की। पहले पहल नाचादी से तो किनारा ही रखा, परंतु रात को एक्शा नंबर 1 ब्रांडी की बोतल और गिलास मेज पर रखकर 12 बजे तक लॉक ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और बेकन्स एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एसेज ऐसी मस्तिष्क को हिलाने वाली पुस्तकों के पाठ में बिताया। इधर सिद्धांत पर सिद्धांत में योजना और उधर गिलास पर गिलास को गले से नीचे उतारना। एक सप्ताह के पश्चात ही शयन समय तक पूरी बोतल समाप्त हो जाने लगी। उधर छावनी के पारसी का बिल बढ़ने लगा और इधर फिर से रईसों की महफिलों में शरीक होने लगा। पिताजी प्रातः पूजा पाठ करके 5 बजे कोतवाली चले जाते। दिन का भोजन नहीं जाता, वही जाता। रात को 8 बजे लौटकर भोजन से निवृत्त हो 9 बजे सो जाते। पीछे सारी रात मेरे अधिकार में ही होती। मेज पर किताबें पड़ी देख पिताजी यही समझते रहे कि मैं दूसरे वर्ष की परीक्षा के लिए पुस्तकें देखता रहता हूँ। इस प्रकार का जीवन पूरे 7 मास तक चला। तब मालूम हुआ कि यदि एफए की पुनः परीक्षा देनी हो तो किसी कॉलेज के द्वारा ही दी जा सकती है। गाड़ी कंपनी के सभासद रमाशंकर मिश्र MA सर सैयद अहमद के नए मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ के गणितोपाध्याय थे। उन्हें पत्र लिखा। वह बड़े प्रसन्न हुए और मुझे बुला लिया। प्रोफेसर साहब का ही मैं अतिथि बना।
वह भी खूब पीने लग गए थे। छूत छात को भी प्याले की चूली में बहा चुके थे। उस समय अभी कॉलेज के अमीर विद्यार्थियों का शासन कठिन हो रहा था। मेरे अलीगढ़ पहुंचने से 3 दिन पीछे कॉलेज खुला। इतने दिन भाई रमा की सितार का आनंद लिया और एक बार उनके बंगले में मुजरा भी हो गया। कॉलेज तो खुला, परंतु अलीगढ़ में हैजा अर्थात विशुचि का रोग फूट निकला था। 1 मास की फिर छुट्टी हो गई और मैं बरेली लौट आया। बरेली लौटकर 2-3 दिन पीछे एक विवाह की दावत में लाला भाइयों कायस्थों ने निमंत्रण दिया। हमारा मकान मोहल्ला दर्जी चौक में था और उसमें कायस्थों के सिवाय शायद 1-2 हमसे ही किराएदार रहते थे। विवाह वाला घर हमारे साथ लगता ही था। महफिल में जाते ही कुल्हड़ मिला। औरों के यहाँ जाम अर्थात प्याला चलता है, लाला भाइयों के यहाँ बढ़िया से बढ़िया शराब भी कुल्हड़ों में ही परोसी जाती है। शायर ने उदार लाला भाइयों की प्रशंसा में ही क्या अच्छा ही शेर कहे हैं। ददा के लला है बड़े आली हिम्मत की थर्रात है जिनसे रुस्तुम को दादा, वे अपना पियत नाई निस्पो कुचरिया, रफिकन के बख्शत है मटकन के मटका। लगा ठर्रे का दौर चलने। पहला कुल्हड़ आधा खाली करके मैंने शेष शराब चुपके से गिरा दी। विचित्र दशा देखी। दोनों समधी दावत में शरीक थे। लड़की के पिता की जांग पर 10 बरस का दूल्हा बैठा और लड़के के पिता के गोद में 9 बरस की लड़की बैठी। उन दोनों को भी साथ के साथ पिलाते गए। ऊपर ललाइनों में दौर चल रहा था, इधर नीचे नाच हो रहा था। वेश्या को भी शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। उसने मुंह लगाकर सरंगे वाले की सहायता से पीछे उंडेल दिया। रंडी भड़ुए घबरा गए और छुटकारे की सोचने लगे। इतने में एक बूढ़ो उठे और पतुरिया अर्थात वेश्या का हाथ पकड़कर नाचने लगे। ऊपर छत से ढोलक बजने और ताली पीटने लगी। मुझ अकेले को होश में देखकर रंडी भड़ुओं ने हाथ बांधकर रिहाई की दरख्वास्त की। मैंने बूढ़ों को दूसरी ओर ध्यान खींचा। हाथ छूटते ही रंडी भड़ुए सब भागे। तब तो एक को वमन हुआ और मुझे घृणा हुई। मैं मार्ग वालों को डांट कर बाहर निकल गया और चलते हुए बाहर की कुंडी लगा दी। यह दृश्य बड़ा घृणित था, परंतु घर में उस रात पिताजी न थे। एक विशेष डाके की खबर सुनकर कोतवाली सोए थे। मैंने लौटकर एक नई शराब का जाम पिया जो उसी दिन खरीद कर लाया था। उसने अंधा कर दिया और मैं अपने जीवन में दूसरी बार ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरानी गिरावट का संस्कार फिर जाग खड़ा हुआ। 6 घंटों बेहोश सा पड़ा रहा, परंतु आत्मा में कोलाहल मचा हुआ था। अभी अंधेरा ही था जब उठकर विवाह वाले घर का कुंडा खोल दिया। प्रातःकाल भ्रमणार्थ दूर निकल गया और एकांत में बैठकर अनुताप करता रहा। उस दिन शाम को लौटकर ही भोजन किया। दूसरे दिन से ही काया फिर पलट गई। नाच तमाशे दावतों में जाना बंद हुआ और रात को फिलॉसफी का स्वाध्याय शुरू हो गया। बोतल और गिलास भी कुछ काल के लिए विदा हो गए क्रमशः।